जय हिंद। हम बात करेंगे आज क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में, आर चेंजिंग अर्थ के बारे में। यूपीएससी सर्कल में ज्योग्राफी की एक बड़ी फेमस किताब चलती है जीसी लियोंग, और जीसी लियोंग में बेसिकली बात की गई है लैंडफॉर्म्स के बारे में। इरोजन की वजह से, डिपोजिशन वगैरह की वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनकी बातचीत की गई है जीसी लियोंग में। और ये जो आज का हमारा चैप्टर है ये बेहद खूबसूरत इंट्रोडक्शन है लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो आगे चल के अगर जीसी लियोंग को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इजीली समझना है तो ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर ज़रूरी है। देखो शुरू करते हैं। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फीयर जिसके बारे में अपन बात करते हैं ये नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, ब्रोकन है, और इन प्लेट्स को बुलाया जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बेसिकली इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे बुलाया जाता है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो लेयर है उसे बुलाते हैं अपन मेंटल, और सबसे अंदर वाली लेयर को बुलाया जाता है कोर। लिथोस्फीयर जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं ये बना हुआ होता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलके। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलके बना हुआ होता है लिथोस्फीयर, एंड दिस लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं ये आपको इस डायग्राम से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अर्थ के अगर इंटीरियर में जाएं तो ऐसी बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं। जैसे ये पूरी जो है ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है, एक प्लेट है पूरी। अगर इसकी बात करें तो ये इंडियन प्लेट है, ये पूरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इधर अगर देखें तो ये पूरी जो है ये पूरी पैसिफिक प्लेट है। इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट है। इधर अगर देखोगे तो यूरेशियन प्लेट है, सबसे नीचे अगर देखोगे तो अंटार्कटिक प्लेट है। ऐसे बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स से मिलके बना हुआ है हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर अपन बात कर रहे हैं अफ्रीकन प्लेट के बारे में तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीकन प्लेट में सिर्फ कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है। मतलब किसी भी प्लेट पे ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और मज़े की बात यह है कि ये जितने भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं। इतना स्लोली मूव कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये प्लेट मूव करते करते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा हो गई है। तो सोच सकते हो आप कि कितना स्लोली मूव कर रही होगी ये प्लेट। इनफैक्ट हमारे जो हिमालयाज़ हैं उनकी हाइट अभी भी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जो प्लेट है वो मूव कर रही है, और इस प्लेट मूवमेंट की वजह से कंप्रेस हो रहा है हिमालय और उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन इतना स्लोली मूव करती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स कि हमें पता ही नहीं चलता। द मूवमेंट इज जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। कुछ फ्यू मिलीमीटर्स मूव करती है एक लिथोस्फेरिक प्लेट पूरे साल में। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है जो कि अपन कह सकते हैं एक तरीके से सेमी फ्लूइड है, ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और इसके मूवमेंट की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव कर रही हैं। जैसे जैसे अपन बड़ी क्लासेस में चलेंगे तो अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, कन्वेक्शन करंट। ये कन्वेक्शन करंट जो है वो मॉल्टन मैग्मा के मूवमेंट से रिलेटेड है। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से मॉल्टन मैग्मा जो है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, और इस मॉल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। अभी अपन इस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ बेसिक आइडिया समझ सकते हैं कि ये जो लिथोस्फीयर है ये नंबर ऑफ प्लेट्स से बना हुआ है। इन्हीं प्लेट्स को बुलाया जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली मूव कर रही हैं, अपने को पता भी नहीं चलता इतना स्लोली मूव कर रही हैं।
और ये मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो मूवमेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस लेकर आता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। अर्थ का जो भी मूवमेंट है वो इस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि वो अर्थ का मूवमेंट किस फोर्स की वजह से हुआ। और प्राइमरीली दो फोर्स हैं, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाम से ही क्लियर है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं, अंदर लगते हैं, उन्हें बुलाया जाता है एंडोजेनिक फोर्स। और ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के बाहर, अर्थ के सरफेस पर लगते हैं, उन्हें बुलाया जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के बाहर देखने को मिलते हैं, उनको बुलाया जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। अर्थ मूवमेंट दो फोर्सेस की वजह से होता है। कौन कौन से दो फोर्सेस? एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्सेस लग रहे हैं, उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के सरफेस पर फोर्सेस देखने को मिलते हैं, उन्हें बुलाया जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सडन फोर्सेस, जिनको कैटेस्ट्रोफिक फोर्सेस भी बुलाया जा सकता है। कैटेस्ट्रोफिक या फिर सडन फोर्सेस, मतलब एकदम से सडनली जो फोर्सेस लगते हैं, उनको बोलते हैं कैटेस्ट्रोफिक फोर्सेस। और दूसरा होता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो बहुत स्लोली लगते हैं, स्लोली एक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। जैसे कैटेस्ट्रोफिक फोर्सेस या सडन फोर्सेस का एग्जांपल है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो एकदम सडनली आता है। वोल्केनो, ज्वालामुखी जो है, वो भी सडन फोर्स का नतीजा है। और फिर लैंडस्लाइड वगैरह, ये भी सडन फोर्स की वजह से अकर होते हैं। लेकिन माउंटेन बिल्डिंग है वो डायस्ट्रोफिक है, वो स्लो प्रोसेस है। माउंटेन बन तो रहा है, अर्थ के सरफेस में चेंज हो तो रहा है, लेकिन इतना स्लोली होता है ये कि अपने को पता भी नहीं चलता। जैसे अभी हम कह रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो बढ़ रही है, लेकिन नेकेड आई से उसको नोटिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये हाइट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डायस्ट्रोफिक फोर्स, जो कि बेहद स्लोली एक्ट करता है। ये बात हुई एंडोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से हैं? जो अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जैसे इरोजन है, जैसे डिपोजिशन है। बहुत तेज विंड चली और विंड जो है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी को उड़ा के ले गई। इरोजन हो गया, एक जगह से मिट्टी हटी, उड़ी और किसी दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हुई। ये जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस हैं, इनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिवर वाटर की वजह से हो सकती हैं, विंड की वजह से हो सकती हैं, सी वेव्स की वजह से हो सकती हैं, ग्लेशियर्स की वजह से हो सकती हैं। बेसिक आइडिया, अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के एक्सटीरियर में सरफेस पर देखने को मिलते हैं। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, इनके भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं सडन फोर्सेस और दूसरे होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस को कैटेस्ट्रोफिक फोर्सेस भी बुलाया जाता है। सडन फोर्सेस मतलब जो एकदम से अकर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि बेहद स्लोली एक्ट करते हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इरोजन और डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिवर वाटर, विंड है, सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। Lithospheric plates. The earth crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates. अभी अपन ने डायग्राम देखा था कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनमें से कुछ तो बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं, और इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। और किसी भी लिथोस्फेरिक प्लेट पे कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट या सिर्फ ओशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। The endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements. ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में लग रहे हैं, ये कभी तो सडन फोर्सेस देखने को मिलते हैं इनमें, और कभी जो है बड़ा स्लोली एक्ट करते हैं, जिनको अपन डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोलते हैं। सडन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, सडन मूवमेंट्स की वजह से वॉल्केनोज आते हैं, सडन मूवमेंट्स की वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं। अब सवाल आता है कि वॉल्केनोज क्या होते हैं? अ वॉल्केनो इज अ वेंट, वेंट का मतलब ओपनिंग। अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट
थ्रू विच द मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। ये जो अर्थ के अंदर क्रस्ट और मेंटल के हिस्से में जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जो मॉल्टन मटेरियल होता है, ये जिस रास्ते से, जिस ओपनिंग से बाहर आता है, उस ओपनिंग को अपन बुलाते हैं क्या? वेंट। उसको अपन क्या बुलाते हैं? वेंट। और वेंट के थ्रू जब ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, एकदम से सडनली बाहर आता है, इसी को अपन बोलते हैं वॉल्केनो। अ वॉल्केनो, ज्वालामुखी, is a vent opening in the earth crust through which the molten material erupts suddenly। और जब ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसको बुलाते हैं अपन लावा। ये जो वेंट के ऊपर वाली ओपनिंग है उसको बोलते हैं अपन क्रेटर। और क्योंकि वॉल्केनो निकल के आ रहा है तो गैसेस भी देखने को मिलेगी, ऐश, राख वगैरह भी देखने को मिलेगी। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मॉल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। वर्ड ओरिजिन की अगर बात करें, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। अर्थ के अंदर लगने वाले फोर्सेस को बोलते हैं एंडोजेनिक। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। अर्थ के बाहर सरफेस पर जो फोर्सेस देखने जाते हैं उनको बोलते हैं अपन एक्सोजेनिक। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। वॉल्केनो समझ में आ गया, वर्ड ओरिजिन समझ में आ गया। फिर उसके बाद बात आती है अर्थक्वेक के बारे में। देखो, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, अभी अपन ने बात करी। और इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये अर्थ के सरफेस में ट्रेवल कर सकती है ऑल राउंड, मतलब दूर दूर तक ट्रेवल कर सकती है। और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आते हैं अर्थक्वेक्स। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये जब मूव करती हैं इधर से उधर तो इसकी वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो वाइब्रेट होता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये अर्थ के सरफेस के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं। और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं। या फिर इन्हीं वाइब्रेशंस को अपन क्या बोल सकते हैं? अर्थक्वेक बोल सकते हैं। अब देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। अर्थ क्रस्ट में जहां सबसे पहली बार मूवमेंट की शुरुआत होती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। अपन ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं फोकस। इस फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे उसको बोलते हैं एपीसेंटर। उसको क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। देखो, फोकस वो पॉइंट है क्रस्ट का जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हो रही है, जहां से अर्थक्वेक अकर हो रहा है। और इस फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे अपन बोलते हैं एपीसेंटर। और फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है एपीसेंटर, मतलब एपीसेंटर पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस फील करने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, फील करने को मिलेंगे। और जैसे जैसे एपीसेंटर से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है। द वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ट्रेवल करती हैं, एपीसेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं, दूर की तरफ जाती हैं। और फिर एपीसेंटर के बियॉन्ड भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है वो कम होता जाता है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर। सबसे ज़्यादा डैमेज अर्थक्वेक की देखने को मिलती है एपीसेंटर के आसपास। और जैसे जैसे हम एपीसेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। दो तीन चीज़ों पे अपन ने बात की, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ये ब्रोकन है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं इनको बुलाया जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, लेकिन बेहद स्लोली ये मूव करती हैं। और ये मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अच्छा, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं। इस मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो चेंजेस हैं इनको देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। और दो फोर्सेस एक्ट करते हैं प्राइमरीली, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस।
और अर्थ के सरफेस पे बाहर जो फोर्सेस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस की अगर बात की जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सडन फोर्सेस जिनको कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस भी बुलाया जाता है, और दूसरे होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस, सडन फोर्सेस, जैसे इनकी वजह से होते हैं अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस जो बेहद स्लोली एक्ट कर रहे हैं और इनकी वजह से होते हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह बिल्ड हो रहे हैं, बहुत स्लोली बिल्ड होते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर बात करें तो जितना भी अर्थ के सरफेस पे इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, वो सब क्यों हो रहा है? एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है। एजेंट्स कौन से हैं इरोजन के, डिपोजिशन के? रिवर का पानी, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स वगैरह। और जब अपन बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स की तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, सडन फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं। बात की गई है कि वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज अ वेंट और अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मॉल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू अंदर का मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, इस ओपनिंग को बुलाया जाता है वेंट। अर्थ क्रस्ट में ये जो ओपनिंग है इसको क्या बुला रहे हैं अपन? वेंट बुला रहे हैं। ये जो टॉप है वेंट का, इसको बुलाते हैं अपन क्रेटर। और यही मॉल्टन मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो इसे अपन बुलाते हैं लावा। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है? ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशंस फील होती हैं, और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ऑल राउंड ट्रेवल करती हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस को अपन बोलते हैं अर्थक्वेक। अब दो तीन टर्म्स याद रखने हैं। फोकस वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। क्रस्ट के अंदर जिस जगह से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उसको अपन बोलते हैं फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे अपन बोलते हैं एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा डैमेज अर्थक्वेक का कहाँ फील करने को मिलता है? एपिसेंटर पे फील करने को मिलता है। अच्छा, अर्थक्वेक के वेव्स की अगर बात करें तो अर्थक्वेक के वेव्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक होती हैं पी वेव्स जिनको प्राइमरी वेव्स भी बुलाया जाता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बुलाया जाता है। दूसरी होती हैं एस वेव्स जिनको सेकेंडरी वेव्स भी बुलाया जाता है या ट्रांसवर्स वेव्स भी बुलाया जाता है। और तीसरी होती हैं एल वेव्स जिनको सरफेस वेव्स भी बुलाया जाता है। ये वेव्स क्या होती हैं? इनकी बातचीत आई थिंक 11th क्लास की ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में की गई है, तो वहाँ अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। इनकी वजह से खूब जान माल की हानि होती है, डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो द अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम पहले से थोड़ा तैयारी करके रखें तो। और पुराने टाइम पे अगर देखोगे तो अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए लोकली लोग बाग जो है वो कई तरीके यूज़ किया करते थे। जैसे लोग बाग एनिमल्स के बिहेवियर को पढ़ा करते थे, नोटिस किया करते थे। जैसे जब अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, अर्थ में जब वाइब्रेशंस हो रही होती हैं तो स्नेक्स बाहर आना शुरू कर देते हैं। पॉन्ड्स में जो फिशेस होती हैं वो एजिटेट करना शुरू कर देती हैं। तो मतलब थोड़ा सा खलबली सी देखने को मिलती है। ये जो अर्थक्वेक्स हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकती है? जैसे जब अर्थक्वेक आए तो अपने लिए सेफ स्पॉट देखो, जैसे किचन काउंटर के अंदर छुप जाओ या टेबल या फिर डेस्क के नीचे छुप जाओ या किसी कॉर्नर में या वॉल के सहारे से छुप जाओ। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि अपने लिए कोई सेफ स्पॉट ढूंढो। दूसरा, ऐसी जगहों से दूर रहो जहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, जैसे फायर प्लेसेस से दूर रहो, चिमनी वगैरह से दूर रहो। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मिरर्स वगैरह हैं या कोई शार्प कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, विंडोज़ वगैरह से थोड़ा दूर रहो। और फिर प्रिपेयर्ड रहो कि जब कोई अर्थक्वेक आए तो आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सको, उसके बाद अगर किसी को कुछ हार्म हुआ है तो उसको हेल्प कर सको। इन सब चीज़ों से अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। अच्छा, अर्थक्वेक कितना आया है उसको कैसे नापा जाता है? अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए एक मशीन आती है, इस मशीन को बुलाया जाता है सीस्मोग्राफ। मशीन को क्या बुलाया जाता है? सीस्मोग्राफ। इंपॉर्टेंट है, मशीन का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। इस सीस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापा जाता है एक स्केल से जिसको बुलाया जाता है रिच्टर स्केल। क्या बुलाया जाता है? रिच्टर स्केल। मशीन को क्या बुलाते हैं? मशीन को बुलाते हैं सीस्मोग्राफ, और जिस स्केल से अर्थक्वेक को नापा जाता है उसको बुलाते हैं अपन रिच्टर स्केल। अगर इस रिच्टर स्केल पे
अर्थक्वेक जो है वो 2 या 2 से कम का है तो अर्थक्वेक बहुत ही हल्का है, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर रिक्टर स्केल दिखा रहा है कि अर्थक्वेक जो है वो 5 से ज़्यादा का है, विच मीन्स कि अच्छा खासा अर्थक्वेक है, इट कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और अगर रिक्टर स्केल पे दिखाया जा रहा है कि 6 या उससे हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसको वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और अगर रिक्टर स्केल पे दिखा रहा है कि अर्थक्वेक जो है वो 7 या उससे हायर मैग्नीट्यूड का है तो इसका मतलब ये है कि वो मेजर अर्थक्वेक है, उसकी वजह से सीवियर डैमेज होगा। देखो, अर्थक्वेक को नापने के लिए मशीन का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ है। मशीन का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। और जो स्केल यूज़ की जाती है उस स्केल का नाम क्या है? रिक्टर स्केल उसका नाम है। क्या नाम है? रिक्टर स्केल। अगर रिक्टर स्केल पे दिखाया जा रहा है मैग्नीट्यूड इज लेस देन 2 तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो हल्का है, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर रिक्टर स्केल दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड 5 या उससे ज़्यादा का है तो ये मानो कि ठीक ठाक अर्थक्वेक है, इट कैन कॉज सम डैमेज। अगर रिक्टर स्केल पे दिखाया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड इज 6 और मोर देन 6 तो ये माना जाए कि अर्थक्वेक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैग्नीट्यूड दिखा रहा है 7 या उससे ऊपर तो द अर्थक्वेक इज अ मेजर अर्थक्वेक, मतलब सीवियर डैमेज हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले बात करी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेयर जो है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन है, इन प्लेट्स को बुलाया जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, लेकिन बेहद स्लोली मूव करती हैं। और ये मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है उस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। और ये जो अर्थ का मूवमेंट है इसको फोर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। 2 टाइप के फोर्सेस अपन ने पढ़े, एक पढ़ा एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा पढ़ा एक्सोजेनिक फोर्स। अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और अर्थ के एक्सटीरियर में सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस के 2 कैटेगरीज हैं, सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन फोर्स जो एकदम से अकर हो रहा है, जैसे इसकी वजह से होते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रॉफिक फोर्स बेहद स्लोली एक्ट करता है, जैसे बिल्डिंग माउंटेन बिल्डिंग में जो फोर्स लगता है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से इरोजन होता है, डिपोजिशन वगैरह होता है। फिर हमने बात की वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो क्या है? इट इज़ अ वेंट, इट इज़ अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मॉल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। फिर हमने बात की अर्थक्वेक के बारे में। अर्थ में जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनकी वजह से आता है अर्थक्वेक। 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, एक है फोकस। फोकस अर्थ के क्रस्ट में वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से मूवमेंट की शुरुआत होती है। और दूसरा है एपीसेंटर। एपीसेंटर फोकस के ऊपर जस्ट अर्थ के सरफेस पे वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट फील करने को मिलता है। फिर हमने बात करी कि अर्थक्वेक वेव जो है वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है पी वेव जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बुलाते हैं, दूसरी होती है एस वेव जिसको ट्रांसवर्स वेव बुलाते हैं, और तीसरी होती है एल वेव जिसको सरफेस वेव बुलाते हैं। इन वेव्स के बारे में डिटेल में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मशीन, उसका नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। और स्केल कौन सा यूज़ किया जाता है? रिक्टर स्केल यूज़ किया जाता है। अगर 2 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक है तो कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, सिंपल अर्थक्वेक है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो वो मेजर अर्थक्वेक है। ये सारी बातचीत अपन ने कर ली। इसके बाद बात आती है मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। अच्छा, लैंडफॉर्म्स को पढ़ने से पहले इधर डू यू नो में दे रखा है कि दुनिया भर में छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम है एंजल फॉल्स। क्या नाम है? एंजल फॉल्स। साउथ अमेरिका में एक जगह है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल फॉल, और ये दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके अलावा एक और फेमस वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल्स, इसका नाम आपने सुना होगा। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे लोकेटेड है नाइग्रा फॉल्स। और तीसरा एक और फॉल है विक्टोरिया फॉल्स। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दोनों कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, इनके बॉर्डर पर लोकेटेड है विक्टोरिया फॉल्स। तो 3 फॉल्स याद रख लो। एक तो है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में, और ये जो है ये दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। फिर दूसरा हमने बात करी नाइग्रा वाटरफॉल के बारे में। नाइग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर लोकेटेड है। और तीसरा हमने बात करी विक्टोरिया फॉल के बारे में, और विक्टोरिया फॉल जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर लोकेटेड है।
अब आते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स पे। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें कॉन्स्टेंटली दो प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, एक तो वेदरिंग की और एक इरोजन की। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। और इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको अपन बोलते हैं वेदरिंग। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो इसको एक जगह से, इसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इरोजन। उसको अपन क्या बोलते हैं? इरोजन। और लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकता है। हवा चली बहुत तेज, और जो छोटे छोटे ब्रोकन पार्टिकल्स हैं जो कि अब तक यहाँ पे थे, इनको हवा उड़ा के ले गई और किसी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो पार्टिकल्स टूटे, इसको अपन क्या बोलते हैं? वेदरिंग। और ये जो पार्टिकल्स को हवा उड़ा के ले गई अपने साथ में, इसको अपन क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। हालांकि इरोजन और वेदरिंग, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है एक दूसरे की जगह पे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेदरिंग का सिंपल सा मतलब है रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और इरोजन का मतलब है इन टुकड़ों को जब कोई एजेंट अपनी जगह से उड़ा के, अपनी जगह से बहा के किसी दूसरी जगह पे ले जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं इरोजन। इरोजन के डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर, जैसे विंड, जैसे आइस। और वही आगे लिखा हुआ है, द इरोडेड मटीरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और ये जो इरोजन हुआ और अल्टीमेटली ये जो डिपोजिशन हुआ, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। एक एक करके अपन देख लेते हैं कि वेरियस मीन्स से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिवर के वर्क के बारे में। ये जो पानी बह रहा है नदी में, ये जो रनिंग वाटर है, ये भी इरोजन करता है, ये भी इरोड करता है लैंडस्केप को। ये अपने को पता है कि जो भी नदी बह रही है वो अपने रास्ते में मिट्टी को काटते हुए चलती है, वो अपने रास्ते में लैंडस्केप को काटते हुए चलती है। रिवर तो छोड़ दो, आप सिंपल एक पाइप लो और उस पाइप से एक जगह पर रोज पानी मारो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि उस जगह पे गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वाटर जो है उस लैंडस्केप को इरोड कर रहा है, इरोजन कर रहा है। और रिवर तो बहुत लंबा चौड़ा मैग्नीट्यूड पे पानी बह रहा है, तो वहाँ पे तो जो इरोजन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। अच्छा, जब भी रिवर के रास्ते में, रिवर के पानी के रास्ते में कोई सॉफ्ट रॉक आती है तो उसको तो रिवर का पानी काट देता है, लेकिन अगर कभी रिवर के रास्ते में हार्ड रॉक आ गया तो उसको काटना इजी नहीं होता। और जब वो पत्थर कट नहीं पाता, वो रॉक कट नहीं पाता, तो वो रिवर स्टीप एंगल पे एकदम से नीचे आती है। जब तक सॉफ्ट रॉक्स थी तब तक तो काटे जा रही थी, लेकिन जब सॉफ्ट रॉक्स खत्म हो गई और नीचे कोई हार्ड रॉक आ गई, अब काटना पॉसिबल नहीं है। काटना पॉसिबल नहीं है तो रिवर का वाटर क्या है, एकदम ऊपर से नीचे गिरना शुरू करता है। और ये जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। क्या फॉर्म करती है? वाटरफॉल करती है। अच्छा, जैसे ही रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, माउंटेन से फ्लो होके आ गई, अब रिवर ने एंटर किया प्लेन्स में, तो प्लेन्स में रिवर जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में चलना शुरू करती है। और ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इनको बुलाया जाता है मिएंडर्स। ये जो फॉर्म है, इसको अपन क्या बुलाते हैं? मिएंडर। देखो, जब रिवर माउंटेन से नीचे आ रही थी तब तो ग्रेविटी लग रही थी इसके ऊपर, इसको अपना कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा था, तो रिवर जो है वो हाई स्पीड के साथ में नीचे आ रही थी, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन जैसे ही प्लेन्स में रिवर वाटर एंटर करता है, तो अब रिवर वाटर को ट्रेवल करने के लिए ग्रेविटी की हेल्प नहीं मिलेगी, अब रिवर वाटर को अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब अपना फोर्स लगाना पड़ेगा तो रिवर जो है वो देखेगी कि उसको जो सबसे ईजी रास्ता मिले वो उस ईजी रास्ते से निकले। तो अब प्लेन्स में रिवर जो है वो एकदम सीधे सीधे नहीं चलेगी, अब रिवर जो है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगी। इसको अगर 7th के लेवल से एक्सप्लेन करें तो अपन ये कह सकते हैं कि आपको किसी छत से फेंका जा रहा है, आपके ऊपर कितना भी वजन बांध दो, आपको नीचे आना ही आना है, बिकॉज ग्रेविटी अपना काम दिखाएगी और आप नीचे आ जाओगे।
लेकिन उतना ही वेट बांध के अगर आपको प्लेन्स पे चलने के लिए बोला जाए तो आप नहीं चल सकते हो एक अमाउंट से ज़्यादा वेट लेकर। अगर एक अमाउंट से ज़्यादा वेट आपके कंधे पे, आपकी कमर पे बांध दिया गया है तो आप उस प्लेन पे चल नहीं सकते हो। या तो चलोगे टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि उतना फोर्स नहीं है आपकी बॉडी में, उतना दम नहीं है आपकी बॉडी में, और या फिर आपको कुछ वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। वही हो रहा है इस रिवर के साथ में कि रिवर जब तक माउंटेन से ट्रेवल कर रही होती है तब तक तो इसको अपना कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, ग्रेविटी जो है वो अपने आप इसको नीचे लेकर आ रही है। लेकिन जैसे ही रिवर प्लेन्स में एंटर करती है तो प्लेन्स में ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए रिवर को अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं, या तो रिवर अपना कुछ वेट जो है उसको शेड करना शुरू कर दे, उसको गिराना शुरू कर दे, और वो अपन देखते भी हैं प्लेन्स में कि प्लेन्स में जैसे ही रिवर्स एंटर करती हैं तो खूब सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन की शुरुआत हो जाती है। तो एक तरीके से रिवर जो है वो अपने वेट को रिड्यूस कर रही है। और दूसरा तरीका क्या है कि रिवर जो है वो अपने हिसाब से अपना ईजी रास्ता ढूंढे, और ईजी रास्ता ढूंढेगी तो ये टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म बनेगा। इसी टेढ़े मेढ़े फॉर्म को अपन बोलते हैं मेंडर। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। अच्छा, मेंडर्स कोई लैंड फॉर्म्स नहीं होते हैं, मेंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है। मेंडर बेसिकली रिवर का चैनल पैटर्न है। क्या है? चैनल पैटर्न। चैनल बेसिकली क्या होता है? रिवर जिस रास्ते से फ्लो कर रही होती है उसको बुलाया जाता है चैनल। और रिवर में ये जो बैंड्स आते जा रहे हैं जिनको अपन मेंडर्स बुला रहे हैं, ये बेसिकली रिवर का चैनल पैटर्न है। अच्छा, ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called as oxbow lake. अब ये ऑक्सबो लेक क्या होता है इसको समझते हैं। लैंग्वेज भूल जाओ एक सेकंड के लिए। ये जो दे रखा है, ये जो डायग्राम है, ये है ऑक्सबो लेक का डायग्राम। इसको अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कोई नदी है और ये फ्लो कर रही है टेढ़ा मेढ़ा। कैसा फ्लो कर रही है? ये टेढ़ा मेढ़ा फ्लो कर रही है। इधर से पानी आ रहा है इसमें। अब देखो होगा क्या, पानी जब इधर से आएगा तो फोर्स के साथ में यहाँ टकराएगा। यहाँ टकराएगा तो यहाँ पे पानी क्या करेगा? इरोजन करेगा। यहाँ की जो मिट्टी है उसको खोदना शुरू करेगा, उसको खोदना शुरू करेगा। लेकिन इस साइड में अगर देखोगे तो इस साइड में पानी जो है वो डिपोजिशन की शुरुआत करेगा। मतलब इस सरफेस पे इरोजन कर रहा है, बिकॉज पानी का फोर्स इस तरफ है, पानी का फोर्स सारा इस तरफ है। तो यहाँ तो इरोजन हो रहा है, यहाँ तो मिट्टी जो है वो खुद रही है, और जो अपोजिट वाला एंड है वहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है, वहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है। बड़ी सिंपल सी चीज़। ऐसे ही फिर आगे होगा कि जब इधर आएगा तो इधर फोर्स के साथ में आएगा तो इधर तो इरोजन होगा, और इस वाली जगह पे क्या होगा? इस वाली जगह पे डिपोजिशन होगा। और ये इरोजन डिपोजिशन का जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रिवर है ये धीरे धीरे कुछ ऐसी शेप ले लेगी। कैसी शेप ले लेगी? ऐसी शेप ले लेगी। बहुत ज़्यादा मेंडरिंग डेवलप हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मेंडरिंग डेवलप हो जाएगी। इसको थोड़ा विजुलाइज करो कि यहाँ से कटता जा रहा है और यहाँ से डिपोजिशन होता जा रहा है, तो ये शेप आती जा रही है जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं इस वाले डायग्राम में। ये रिवर ऐसे आती जा रही है। ये समझ में आना चाहिए आपको कि डिपोजिशन और इरोजन की वजह से ये जो मेंडर है ये बहुत ज़्यादा सांप जैसी फॉर्म में हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्व्स आ गए इसमें। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिवर को ऐसा लगेगा कि यार इतना घूमने की बजाय सीधे सीधे रास्ते से निकल जाऊँ ना, सीधे सीधे रास्ते से ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये रिवर सीधे रास्ते से निकलना शुरू कर देगी तो ये जो पानी है ये यहीं के यहीं भरा का भरा रह जाएगा, और दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक लेक है। और इसकी शेप जो है, अगर ऐसे देखोगे तो इसकी शेप जो है वो ऑक्सबो की तरह से दिखती है, और इसको अपन बुलाते हैं ऑक्सबो लेक। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा विजुलाइज करोगे इस इरोजन को और यहाँ पे डिपोजिशन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिवर है ये इतना ज़्यादा मेंडर कैसे कर रही है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि रिवर जो है वो सीधा रास्ता चूज करना शुरू कर देगी अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, और ये जो मेंडर है इसमें जो पानी भरा हुआ है ये अलग से रह जाएगा, और ये अलग से ऐसा लगेगा कि एक लेक फॉर्म हो गई है। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सबो लेक। होपफुली ये समझ में आया होगा। मेंडर क्या होता है? ये जो सांप जैसे फॉर्म में रिवर फ्लो कर रही है इसको बोलते हैं अपन मेंडर। और इस मेंडर में जब ज़्यादा इरोजन, ज़्यादा डिपोजिशन होता है तो अल्टीमेटली एक फीचर बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। होपफुली ये समझ में आया होगा।
अच्छा, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अच्छा, फ्लड प्लेन क्या होता है? देखो, भूल जाओ लैंग्वेज को, समझने की कोशिश करो कि ये जो नदी है ये बह रही है कुछ ऐसे ऐसे करके, मेंडस के फॉर्म में बह रही है। लेकिन कभी क्या हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया तो पानी जो है वो अपने नेचुरल कोर्स को छोड़ के बाहर की तरफ निकल गया, खूब सारा बाहर की तरफ निकल गया। ऐसा समझ लो जैसे एक तरीके से फ्लड आ गई हो। और जब ये पानी बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके पानी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो इस बाहर वाले एरिया में डिपॉजिट हो जाएंगे। और सेडिमेंट्स जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे अपने को समझ में आएगा कि ये बड़े फर्टाइल एलुवियल डिपॉजिट्स का काम करते हैं, बड़े फर्टाइल होते हैं। अब ये पानी हमेशा तो इस एक्सटेंट तक नहीं रहेगा, वापस कभी तो अपने रास्ते पे जाएगा, कुछ 2, 4, 6 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में। लेकिन जहाँ तक पानी गया था वहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट ज़रूर हो गया है और इसको अपन बोल देते हैं क्या? फ्लड प्लेन। क्या बुला देते हैं? फ्लड प्लेन। जहाँ तक रिवर का पानी बाहर निकल के फ्लडिंग के तौर पे गया था उस पूरे एरिया में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया है और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बेहद फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म करते हैं और इन्हीं प्लेन्स को अपन बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। अच्छा, ये जो फ्लडिंग हुई इसकी वजह से जो रिवर के बैंक्स हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड कर गए, मतलब बाहर तक। यूजुअली तो कहाँ तक है? यहाँ तक है। यूजुअली कहाँ तक है? इस तक है, इस पॉइंट तक जहाँ पे मेरा ये मार्कर चल रहा है, पेन चल रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यूजुअली तो यहाँ तक है। लेकिन जब फ्लड आई थी तो फ्लड आई तो ये यहाँ तक आ गया। ये जो प्लेन फॉर्म हुआ नया वाला इसको अपन बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज। बड़ा सिंपल सा, एक अपन ने पढ़ा मेंडर, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रिवर लेती है इसको बोलते हैं मेंडर। इसी मेंडर में जब ज़्यादा इरोजन, ज़्यादा डिपोजिशन होता है तो एक लेक फॉर्म हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये जो रिवर है ये कभी कभार क्या होता है, ये अपने बैंक से बाहर निकल जाती है, एकदम फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है और जहाँ तक ये रिवर का पानी जाता है वहाँ तक सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बड़ा फ्लैट फर्टाइल प्लेन फॉर्म करते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्लड प्लेन। और फ्लड प्लेन की बाउंड्री जहाँ तक होती है वो अब रिवर का नया बैंक बुलाया जा सकता है, जो फ्लडिंग वाली रिवर थी उसका नया बैंक बुलाया जा सकता है और इस बैंक को अपन बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज। अच्छा, जैसे जैसे रिवर सी को अप्रोच करती है तो जो रिवर की स्पीड है वो कम होती जाती है, वाटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे रिवर समुद्र को अप्रोच करती है पानी की जो स्पीड है वो कम होती जाती है और ये जो रिवर है ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स में टूटना शुरू कर देती है। देखो, ऊपर से ऐसे फ्लो करके आई माउंटेन पे से, फिर प्लेन्स में ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, फिर जैसे ही माउंटेन और प्लेन्स को क्रॉस करके ये पहुंचेगी सी के पास में तो इसमें से बहुत सारे स्ट्रीम्स निकलना शुरू हो जाते हैं और बीच बीच में खूब सारा डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ये जो स्ट्रीम्स बने इनको बुलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बुलाया जाता है इनको? डिस्ट्रीब्यूटरीज। 6th क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? ये कोई मेन रिवर है, इस मेन रिवर में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं, इनको अपन बुलाते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बुलाते हैं? ट्रिब्यूटरीज। और जब रिवर बिल्कुल ओशन के या सी के पास में होती है तो रिवर वाटर की स्पीड बहुत कम हो जाती है और इसमें से बहुत सारे स्ट्रीम्स बनने की शुरुआत हो जाती है। इन स्ट्रीम्स को अपन क्या बुलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बुलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अच्छा, जैसे ही रिवर जो है वो सी के पास में पहुंचती है द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ये जो अपन बात कर रहे थे कि ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में खूब सारे डिपोजिशन की शुरुआत हो जाती है बिकॉज रिवर वाटर की स्पीड जो है वो बेहद स्लो हो गई है। जब तक रिवर वाटर में स्पीड थी तब तक तो काफ़ी सारा सेडिमेंट अपने साथ में कैरी करके ला रही थी रिवर और कुछ कुछ को डिपॉजिट भी करते आ रही थी रास्ते में। लेकिन जब सी के पास में पहुंच रही है तो रिवर वाटर की स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब ये रिवर वाटर और ज़्यादा सेडिमेंट को अपने साथ में कैरी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये डिपोजिशन करने की शुरुआत कर देता है और खुद कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होने की शुरुआत कर देता है। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटरीज और सेडिमेंट जो हैं वो एक फॉर्म ले लेते हैं, एक ट्राइंगुलर शेप ले लेते हैं और उस शेप को अपन बोलते हैं डेल्टा। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ।
हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी ये मेन रिवर से अलग होना शुरू कर रही है, मतलब मेन रिवर से अपना माउथ बनाने की शुरुआत कर रही है, अपना रास्ता बनाने की शुरुआत कर रही है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और ये जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन है, इसके वजह से जो शेप फॉर्म होता है उसे अपन बोलते हैं डेल्टा। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म द डेल्टा। ये जो शेप बन रही है ये मेन रिवर है, इसमें से ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलने की शुरुआत कर रही हैं, बीच बीच में ये जो डिपोजिशंस हैं, इस पूरे शेप को अपन क्या बोल रहे हैं, इस पूरे शेप को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बोल रहे हैं। और ये जो डेल्टा होता है ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डेल्टा है ये कैसे शेप का है, ये ट्राइंगुलर शेप का है। रिवर कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे कैसे फीचर्स बनाती है, वो सारी बातचीत अपने को समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है सी वेव्स के बारे में। सी वेव्स भी इरोजन करती हैं। सी वेव्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोस्टल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करने में। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जैसे ये जो सी वेव्स हैं ये कॉन्स्टेंटली जो रॉक्स कोस्टल एरियाज में या सी के बीच में कहीं पे अवेलेबल हैं उनको हिट करती रहती हैं। अब लगातार जो सी वेव्स हैं, जो पानी है वो किसी रॉक को हिट कर रहा है, तो उस रॉक में क्रैक्स डेवलप होंगे या नहीं होंगे? होते ही हैं, क्रैक्स डेवलप होंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कई सालों तक ये पानी, ये सी वेव्स उस रॉक को हिट करते रहेंगे तो वहाँ पे एक हॉलो लाइक केव बन जाएगी। उस हॉलो लाइक केव को बुलाया जाता है सी केव्स। क्या बुलाया जाता है? सी केव्स। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये कोई रॉक है, इस रॉक पे कॉन्स्टेंटली सी वेव्स हिट कर रही हैं, लगातार कई सालों से हिट करे जा रही हैं, तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का डेवलप हो गया है, एक केव टाइप का डेवलप हो गया है। इसको अपन क्या बुलाते हैं? सी केव्स बुलाते हैं। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। अच्छा, अब लगातार ये जो सी वेव्स हैं ये सी केव को हिट करती रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रॉक है इसमें पूरा गड्ढा हो जाएगा, इसमें पूरा होल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की रूफ रह जाएगी। और ये जो होल हो गया इसको बुलाया जाता है सी आर्च। क्या बुलाया जाता है? सी आर्च। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग द सी आर्च। अच्छा, अब लगातार और ये पानी हिट करते जा रहा है, ये सी वेव्स हिट करते जा रहे हैं इस रॉक को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आसपास की रॉक है ये पूरी ही इरोड हो जाएगी और बस बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा रॉक का। इस छोटे से टुकड़े को अपन क्या बुलाते हैं? स्टैक। क्या बुलाते हैं? स्टैक। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। इसको क्या बुलाते हैं अपन? स्टैक। बेसिक आइडिया है, देखो सी केव क्या है? कोई रॉक है, उस पर पानी टकराते जा रहा है, लगातार पिछले कई हजारों सालों से सी वेव्स टकराती जा रही हैं, तो इस रॉक में गड्ढा टाइप का हो जाएगा। इस गड्ढे टाइप के, इस केव टाइप के फीचर को अपन बुलाते हैं सी केव। क्या बुलाते हैं? सी केव। अब लगातार पानी फिर से इसको हिट करते जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो पूरा रॉक है इसमें एक होल हो जाएगा, इसको अपन बुलाते हैं सी आर्च। क्या बुलाते हैं? सी आर्च। अभी भी ये जो सी वेव्स हैं इसको हिट करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रूफ है ये पूरी तरीके से इरोड हो जाएगी और बगल में सिर्फ एक पत्थर पत्थर सा रह जाएगा। इसको अपन क्या बुलाते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्टेक। द स्टीपी रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ओशन वाटर है और इस ओशन वाटर के कोस्ट पे एकदम कोई वर्टिकल राइजिंग स्लोप है, एकदम कोई वर्टिकल राइजिंग रॉक रखी हुई है, तो इसको अपन क्या बुलाते हैं? इसको अपन बुलाते हैं सी क्लिफ। इसको अपन क्या बुलाते हैं? सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। ये अपने को पता ही है कि जो सी वेव्स हैं जब ये समुद्र के किनारे पे जाती हैं तो खूब सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं और ये जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं बीच। क्या बोलते हैं? बीच। तीन चार टर्म्स हैं। एक है सी केव। सी वेव्स के हिट करने की वजह से रॉक कटा और उसमें जो गुफा शॉर्ट ऑफ फॉर्म हुई उसको बोलते हैं अपन सी केव। फिर ये जो गुफा फॉर्म हुई इसको भी कॉन्स्टेंटली सी वेव्स हिट कर रही हैं और पूरा का पूरा होल बन गया है, इसको अपन बोलते हैं सी आर्च। फिर भी ये जो सी वेव्स हैं कॉन्स्टेंटली हिट करे जा रही हैं तो ऊपर वाली रूफ जो है वो खत्म हो गई है और एक पत्थर टाइप का रह गया है, इसको अपन बोलते हैं स्टैक। अच्छा,
कोस्ट पे एकदम स्टीप अगर कोई स्लोप है, एकदम वर्टिकल अगर कोई स्लोप है, मान लो कोई रॉक जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री सॉर्ट ऑफ एंगल पे रखी हुई है कोस्ट के बिल्कुल बगल से, तो इसको अपन बुलाते हैं सी क्लिफ। और ये जो समुद्र की वेव्स हैं, ये जब शोर पे आती हैं, किनारे पे आती हैं, तो अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं और उसकी वजह से फॉर्म होता है बीच। रिवर की वजह से, सी वेव्स की वजह से क्या फीचर्स फॉर्म होते हैं वो अपन ने देख लिए। फिर बात आती है आइस के बारे में। ग्लेशियर्स जिनके बारे में अपन बात करते हैं, दे आर रिवर्स ऑफ आइस। बेसिकली खूब सारी जमी हुई आइस जो है उसको अपन बोल देते हैं ग्लेशियर। उसको अपन क्या बोल देते हैं? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये भी इरोजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है वो टूट गया है और टूट के उसने फिसलने की शुरुआत करी, तो इसके सामने जितनी भी मिट्टी आएगी, इसके अगल बगल में जितना भी सरफेस आएगा, उसको ये इरोड करेगा या नहीं करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, इरोड करेगा। वही लिखा हुआ है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं इनमें ज़्यादातर टाइम जो आइस है वो जमी रहती है, लेकिन कुछ कुछ आइस मेल्ट भी होती है। और ये जो आइस मेल्ट हो रही है, ये आइस मेल्ट होने की वजह से पानी जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये जो पानी है ये किसी किसी जगह पे इकट्ठा होना शुरू कर देता है, और ये जो पानी इकट्ठा हुआ इसकी वजह से बनती हैं ब्यूटीफुल लेक्स इन दी माउंटेन्स। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन दी माउंटेन्स। अच्छा, लेक्स फॉर्म हो गई हैं। ये जो ग्लेशियर मूव कर रहा है, ग्लेशियर में ये जो पानी मूव कर रहा है, ये अपने साथ में मटेरियल को कैरी करता ही होगा, करता ही है। वाटर मूव कर रहा है, ये आइस मूव कर रही है, तो इरोड कर रहा है ना, इरोजन कर रहा है। और इरोजन का मतलब क्या है कि ये अपने साथ में रॉक्स को कैरी कर रहा है, बड़े रॉक्स, छोटे रॉक्स को, सैंड को कैरी कर रहा है, सिल्ट को कैरी कर रहा है, और कैरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी करेगा। और ग्लेशियर का ये जो डिपॉजिट है इसको बुलाया जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बुलाया जाता है? ग्लेशियल मोरेन्स बुलाया जाता है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। सी वेव्स में अपन ने 3-4 चीज़ें पढ़ी। एक तो अपन ने बात की सी केव के बारे में, दूसरा बात की सी आर्च के बारे में, तीसरा स्टेक के बारे में पढ़ा, और चौथा हमने पढ़ा सी क्लिफ के बारे में। आइस के बारे में अगर बात करें तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट होती है तो बड़ी ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं माउंटेन्स में। और दूसरा ये कि ये ग्लेशियर जिस भी मटेरियल को इरोड करके कैरी करता है उसको जहाँ डिपॉजिट करता है, उस डिपॉजिशन को बुलाया जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। क्या बुलाया जाता है? ग्लेशियल मोरेन्स। इसके बाद बात आती है विंड के बारे में। डेजर्ट्स में अगर जाओगे, राजस्थान में जो डेजर्ट है अगर वहाँ पे जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि विंड जो है वो बड़ा प्रोमिनेंटली काम करती है इरोजन में। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ा के ले जाती है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। डेजर्ट्स में विंड जो है वो एक्टिव एजेंट है इरोजन का, डिपोजिशन का। इन द डेजर्ट्स यू सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। अगर आप डेजर्ट्स में जाओगे तो वहाँ आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे। और ये जो मशरूम रॉक्स हैं ये बनते कैसे हैं? बहुत बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। ये कोई डेजर्ट है, यहाँ पे ये कोई रॉक है, लंबा चौड़ा रॉक है। अब जो एयर है वो लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लो करती है, मैक्सिमम स्पीड पर लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लो करती है। तो हवा फ्लो करती आ रही है, इस रॉक से टकरा रही है। ऊपर वाली साइड में उतनी हवा लग नहीं रही है, नीचे वाली साइड में हवा लग रही है और तेज़ी से टकरा रही है। कई सालों तक ये हवा टकराती रही, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है इस पर इरोजन होने की शुरुआत हो गई। इरोजन होने की शुरुआत हो गई तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो रॉक है ये कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा कि नीचे से तो पतला है और ऊपर से ये मोटा है। तो देखने में कैसा लगता है? ये मशरूम जैसा लगता है, और इसी को अपन क्या बुलाते हैं? मशरूम रॉक बुलाते हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. वही बातचीत जो अपन कर रहे थे कि जो विंड्स हैं ये कंपैरेटिवली लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड करती हैं, अपर सेक्शन को कम इरोड करती हैं, और इसलिए होता ये है कि ये जो रॉक्स हैं इनका जो बेस है वो नैरो हो जाता है, और इनका जो टॉप है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है, और इनकी जो शेप है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे मशरूम, और इसीलिए इनको बुलाया जाता है मशरूम रॉक्स। जब कोई विंड ब्लो करती है डेजर्ट एरिया में तो वो एक जगह से सैंड को लिफ्ट करती है
उसको लेके जाती है और किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती है, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं अपन सैंड ड्यून्स। क्या बुलाते हैं उसे अपन? सैंड ड्यून्स। ये जो रेत के टीले दिख रहे हैं आपको, इनको बुलाया जाता है सैंड ड्यून्स। और वही लिखा हुआ है, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड चलती है, सैंड को एक जगह से लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और जब विंड रुक जाती है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स and gets deposited in low hill like structure and these are called sand dunes। ये जो रेत के टीले हैं, विंड चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी को लेके जा रही है ट्रांसपोर्ट करके। जब विंड रुक गई तो ये सारी मिट्टी एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, और ये जो डिपॉजिशन हुआ ये एक लो हिल के जैसा स्ट्रक्चर लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये बट ऑब्वियस सी बात है कि जब सैंड का जो पार्टिकल है, जो ग्रेन है, वो पतला होगा, वो महीन होगा, तो विंड जो है उसको ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, ले जा पाएगी। लेकिन अगर सैंड का दाना मोटा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत लंबे चौड़े डिस्टेंस तक नहीं कर सकते हैं। और जब सैंड को कैरी करके डिपॉजिट किया जाता है ओवर लार्ज एरिया, तो उसको बुलाया जाता है लुईस। क्या बुलाया जाता है? लुईस बुलाया जाता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुईस इज फाउंड इन चाइना। जब सैंड को लेके विंड चल रही है, उड़ा के ले जा रही है अपने साथ, और जब रुकती है, और ये जो सैंड है ये जब लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है, तो इसको बुलाया जाता है लुईस। क्या बुलाया जाता है? लुईस बुलाया जाता है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। देखो अपन एक बार और देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी रिवर के बारे में। रिवर में दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो मियंडर, ये जो टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा रास्ता लेती है रिवर, इसको बोलते हैं मियंडर। क्यों लेती है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया अपन ने। जब इसी मेंडर में इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो एक फीचर बनता है ऑक्सबो लेक। कैसे बनता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। जब ये रिवर में फ्लडिंग होती है और पानी बाहर तक आ जाता है, और जहाँ तक पानी आता है वहाँ तक सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, और एक बड़े फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनते हैं। जहाँ तक पानी फ्लडिंग के थ्रू आया और जो नए बैंक्स बने, किनारे बने, उनको अपन बुलाते हैं लीव्स। क्या बुलाते हैं? लीवीज बुलाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि ये जो रिवर जब अपने बिल्कुल ओशन या सी के पास पहुंचने वाली होती है, तो रिवर में जो पानी की स्पीड है वो कम हो जाती है, और रिवर में बहुत सारे स्ट्रीम्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको अपन बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज और इनके बीच में जो डिपोजिशन होता है, इसकी वजह से जो शेप बनती है उसे बुलाते हैं अपन डेल्टा। फिर सी वेव्स की अपन ने बात करी। सी वेव्स टकरा रही हैं, पानी टकरा रहा है किसी भी रॉक से, तो उनमें केव शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सी केव। जब इस केव को पूरी तरीके से पानी काट देता है तो होल फॉर्म हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सी आर्च। जब अल्टीमेटली पूरी रूफ को ही पानी काट देता है तो एक खंबे टाइप का रह जाता है, जिसे अपन बोलते हैं स्टैक। अगर सी के कोस्ट पर एकदम कोई रॉक है जो कि वर्टिकली खड़ी हुई है, तो उसको अपन क्या बुलाते हैं? सी क्लिफ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सी क्लिफ। आइस की अगर अपन ने बात की तो ग्लेशियर्स जो हैं वो रिवर्स ऑफ आइस हैं। ग्लेशियर्स में जब पानी मेल्ट होता है तो बड़ी ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं, और ग्लेशियर्स जिस मटेरियल को इरोड करके ले जाते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं, और इस डिपॉजिशन को बुलाया जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। फिर हमने बात की विंड के बारे में। विंड में बेसिकली क्या है? एक तो डेजर्ट एरियाज में विंड जो है वो बड़ा एक्टिव एजेंट है इरोजन का, डिपॉजिशन का। कॉमनली मशरूम रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स में। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि विंड जो है वो नीचे से कंपैरेटिवली ज़्यादा इरोड करती है, ऊपर से कम करती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रॉक होती है ये मशरूम की शेप ले लेती है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? मशरूम रॉक बोल देते हैं। सैंड ड्यून्स एक फीचर होता है जो कि डेजर्ट्स में मिलता है। मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करती है विंड एक जगह से दूसरी जगह तक, और जहाँ पे डिपॉजिट किया गया वहाँ पे मिट्टी का एक पूरा छोटा सा हिल बन जाता है। इसको अपन बोल देते हैं, रेत के टीले को अपन बोल देते हैं सैंड ड्यून। अगर सैंड को लार्ज एरिया में डिपॉजिट करवाया जाए, किया जाए बाय द एयर, तो उसको अपन बुलाते हैं लुईस। क्या बुलाते हैं? लुईस। और इसके साथ इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।